हर हर महादेव। 22 अप्रैल 2025 शाम के 7:04। इस वक्त 1-1.5 घंटे पहले खबर आती है कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है। ये कुरान है और ये है, आप तिलका रसूल में जाइएगा, 3 पारा सूरह अल इमरान के 3:28 पर आइएगा। अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और यादो मददगार हरगिज ना बनाए। वही हुआ। मुर्शिदाबाद में क्या कुछ दिखा, पहले तो ये बताइए। बंगाल में कहा जाता है चोखर जोलर भात कि आंख में आंसू है और एक खौफ है, लेकिन पेट खाना मांगता है इसलिए खाना पड़ता है। ये मैंने उस स्कूल में देखा जहां पलायन किए हुए हिंदू रह रहे थे। सवाल ये भी है कि क्या मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो सुनियोजित था, पहले से तय था, या फिर वक्फ कानून बनने की वजह से ये हिंसा हुई? नहीं, वक्त तो एक बहाना है, आतंकी हमला करवाना है। वक्त तो बहाना है, मोदी को निशाना बनाना है। वक्त तो बहाना है, मोदी को बदनाम करवाना है। वक्त तो बहाना है, मुसलमानों के हाथ में इस्लाम का झंडा लहरवाना है। तो ये जरूरी नहीं है कि चुनाव आने वाला है इसलिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार जो है वो कुछ नहीं बोल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अरे आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में, आपको मैं जहां जहां लेकर जाऊंगा आपको बिल्कुल घर जैसा फील होगा। हर गली मिनी पाकिस्तान लगेगा आपको। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुर्शिदाबाद जिस तरीके से जला उसकी तस्वीरें आपने देखी। एनएफ न्यूज ने आपको मुर्शिदाबाद से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई, किस तरीके से पलायन हुआ। इसके अलावा देश में इस वक्त कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति है। साथ ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जहां पर टूरिस्टों के नाम पूछकर उन्हें आतंकियों ने गोली मारी। कई की मौत हुई, कई घायल हैं। तो अब इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बोलती बेबाक हैं और मुर्शिदाबाद भी घूम कर आई, पश्चिम बंगाल भी गई, पश्चिम बंगाल से हैं और मुर्शिदाबाद में दर्द देखा, लोगों का पलायन अपनी आंखों से देखा। समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। नाजिया इलाही खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, शुक्रिया। सवाल तो मेरे पास समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देखने के बाद क्या पूछूं, लेकिन आप गए मुर्शिदाबाद में, क्या कुछ दिखा, पहले तो ये बताइए। मैंने पश्चिम बंगाल में कई डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। आसनसोल हनुमान जयंती पर गई, कुल्टी एरिया पूरा मैंने दौरा किया। वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने खामोश करवा दिया है सारे हिंदुओं को। मैं बनगांव गई तो पता चला कि हाजी नूरुल का जो पूरा इलाका है जो मर चुका है, लेकिन उसके खौफ अभी भी हैं, अभी भी हैं। जब मैं मालदा और मुर्शिदाबाद के आसपास के सारे इलाकों में गई और जब हिंदुओं से मिली और जो उनके जो शब्द, उनकी बिलबिलाहट, उनका दर्द और एक खौफ जो उनकी बातों से समझ में आ रहा है, उस खौफ से आगाह पश्चिम बंगाल के प्रत्येक हिंदुओं को हो जाना चाहिए। हमारे बंगाल में चोखेर जोलर भात कहा जाता है, मतलब भात जो चावल हम खा रहे हैं पर आंखों में आंसू लेकर के खा रहे हैं, जिसको बंगाल में कहा जाता है चोखेर जोलर भात कि आंख में आंसू है और एक खौफ है, लेकिन पेट खाना मांगता है इसलिए खाना पड़ता है। ये मैंने उस स्कूल में देखा जहां पलायन किए हुए हिंदू रह रहे थे। 3 दिन की पैदा हुई बेटी को लेकर के वहां पर भागे हैं हिंदू। 6 महीने की बच्ची को आग में जलाने की कोशिश की गई है, ये कठमुल्लों ने किया है। और हिंदू मां बहनों से कहा गया है कि शाखा पौला उतारो, सिंदूर उतारो, मंगलसूत्र उतारो
और मेरे साथ साड़ी खोल करके बिस्तर पर आओ, तब तुम्हारे पति को छोड़ेंगे, उसकी जान बख्शेंगे, और अगर ऐसा नहीं की तो सरतन से जुदा होगा। जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2024 में लोकसभा इलेक्शन के वक्त में यह कहा था कि मेरी हिंदू मां बहनों का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, तो विपक्षी दलों ने और कुछ हिंदुओं ने उनका विरोध किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री उकसा रहे हैं। मैं उन तमाम हिंदू और सेक्युलरिज्म का अफीम चाटे हुए हिंदुओं से मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि मुर्शिदाबाद और मालदा की हिंदू मां बहनों को सिंदूर पोंछने का, शाखापौला उतारने का और मंगलसूत्र हटाने की जो बात कही गई है, क्या वो आदरणीय प्रधानमंत्री के बातों से मैच नहीं खा रहा? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री देश के हिंदुओं को आगाह नहीं कर रहे थे कि संभल जाओ, सुधर जाओ, जो भटके हुए हो वो राह पर आ जाओ, नहीं तो ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा? और देखना पड़ा मुर्शिदाबाद में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब आप कलकत्ता आइएगा, जब आप उल्बेरिया जाइएगा, जब आप हावड़ा जाइएगा, तो वहां पर जब हिंदुओं से पूछिएगा कि ऐसा मुर्शिदाबाद में हो रहा है, नाना बाबा हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इन सब चीजों से दूर रहेंगे। फिर जब हावड़ा में शोभा यात्रा निकलती है, वहां कटमुल्ले पत्थरबाजी करते हैं, हिंदू बेटियों को नोचते हैं, हिंदू बेटियों का सलवार उतारते हैं, तो फिर कह देता है मटिया ब्रूज वाला, तो फिर कह देता है आसनसोल वाला, नाना बाबा हमको नहीं देखना, नाना बाबा हम नहीं जाएंगे ये सब बीच में। तो ये जो तितर बितर आए बाएं शाएं होने का जो रीत रिवाज हिंदुओं ने निकाला है, यही तितर बितर का जो हरकत है, ये हिंदुओं को कटने पर मजबूर कर रहा है। सवाल ये भी है कि क्या मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो सुनियोजित था, पहले से तय था, या फिर वक्फ कानून बनने की वजह से ये हिंसा हो गई? नहीं, वक्फ तो एक बहाना है, आतंकी हमला करवाना है, संविधान हटा करके शरिया इंप्लीमेंट लगाना है, और संविधान का उल्लंघन करके गजवाए हिंद को जारी करवाना है। वक्फ तो बहाना है, मोदी को निशाना बनाना है। वक्फ तो बहाना है, मोदी को बदनाम करवाना है। वक्फ तो बहाना है, मुसलमानों के हाथ में इस्लाम का झंडा लहरवाना है। वक्फ तो बहाना है, मुसलमान युवाओं के हाथ से भारत का झंडा हटा करके फिलिस्तीन के झंडे पर जय जयकार करवाना है। वक्फ तो बहाना है। और जिस हिसाब से हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं, अरे बीएसएफ ने किया है ये सब, अरे बांग्लादेशी घुसपैठिया ने किया है ये सब भाजपा कोरेचे, सब भाजपा कोरेचे। अरे जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भाई ने कहा एनआरसी और सीए के बारे में, तो काहे छाती पीट रही थी? काहे एक एक साल जावेद अहमद खान को पाक सर्कस मैदान में बैठा दी थी? का छी छी का छी छी कोरते देबो ना। आज आ गई ना, कह दी ना कि बांग्लादेशी कर रहा है बीएसएफ। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर ऐसा कर रहा है ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए, तो ममता बनर्जी सर्वोच्च न्यायपालिका क्यों नहीं जा रही हैं? और उनकी इंटेलिजेंस टीम क्या कर रही है? हाथ में चूड़ी पहन चुकी है, के खतना के साथ साथ अपने दिमाग का भी खतना करवा चुकी है। हर एक राज्य की मुख्यमंत्री के पास उसकी अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस टीम होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खुफिया राज करके ऐसी हरकतें मुर्शिदाबाद में करवाई है, तो उस पश्चिम बंगाल के राज्य के मुख्यमंत्री की इंटेलिजेंस टीम ने चूड़ी पहन रखा था क्या, या दिमाग का खतना करवा रखा था? नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि बंगाल का प्रशासन खामोश बैठा था, तमाशा देख रहा था। वो तो शुक्रिया पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट का कि आदेश दे दिया गया कि केंद्रीय बल उतार दिया जाए। केंद्रीय बल अगर ना उतरते तो स्थिति और भयावह होती। स्थिति बहुत भयावह अभी भी है। और मुझे लगता है कि जो लोग बड़े बड़े एंकर्स टीवी चैनल पर बैठ करके इस पर डिबेट करवा रहे हैं, पूरे मेकअप पॉलिश और सज धज करके, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ग्राउंड में उतर करके और मुर्शिदाबाद मालदा जा करके ग्राउंड से रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम देश के बड़े
न्यूज चैनल पर बैठ करके डिबेट करते हैं तो कुछ कठमुल्ले बैठते हैं, कुछ कटवे बैठते हैं, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। तो कम से कम अगर मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा कठमुल्लों का लुंगी डांस का दृश्य सामने आया तो बड़े पत्रकारों को ग्राउंड पे जाना तो चाहिए था, ताकि समझ में आता कि नाजिया झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। आपने मुझसे पूछा कि क्या ये बनी बनाई स्ट्रैटेजी थी। ये मैं अपने शब्दों से नहीं, बल्कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट में पुलिस ने अपने रिपोर्ट को सबमिट किया है, मैं उससे आपको पढ़ करके बता दे रही हूं। 11 अप्रैल फ्राइडे था 2025। फ्राइडे के दिन जुमा की नमाज के बाद मस्जिद से ऐलान हुआ और नियर कंचन तल्ला मस्जिद के पास 12 अप्रैल को लोगों ने भीड़ जमा करना स्टार्ट किया, कटवों ने। और उसके बाद फिर जो पड़ोसी थे चिन्हित किया गया, जो आपके चैनल ने सबसे पहले इस रिपोर्ट को दिखाया कि किस तरीके से स्याही मार मार करके हिंदुओं के घरों को चिन्हित किया गया और उसके बाद फिर सबका सर तन से जुदा किया गया। तो ये तो पुलिस रिपोर्ट है। और कठमुल्लों के हाथ में तलवार, कुल्हाड़ी, ब्लेड और आधी टूटी टूटी भी कैंची के 2 टुकड़े करके, एक हाथ में एक हाथ में भाला। ये तो पुलिस लिख रहा है, ये तो मैं नहीं बोल रही हूं, पुलिस लिख रहा है। अब आती है बात कि क्या पश्चिम बंगाल का दृश्य ये पहली बार हुआ है? क्यों? दुर्गा पूजा के वक्त हर साल नहीं होता है क्या? सीएए में नहीं हुआ था क्या? मालदा जल गया था पूरा तितर बितर हो चुका था। उस वक्त भी हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके नाम पूछ पूछ करके मारा गया था। अभी हालिया में शबे कदर, शबे मराज, शबे बारात गुजरा है, तो उसमें मुसलमानों ने क्या, मैंने उसको ट्वीट भी किया था, मुसलमान पोर्ट एरिया में पूरा भगदड़ मचा करके लुंगी पकड़ पकड़ करके, लुंगी खूट खूट करके हिंदुओं का नाम पूछ पूछ करके उसका बाइक तोड़ रहा था और उसको मार रहा था। रामनवमी में हर साल दंगा होता है और पश्चिम बंगाल जलता है। होली में हर साल दंगा होता है, पश्चिम बंगाल जलता है। उसके बाद लॉकडाउन में मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि देखिए लुंगी छाप, लुंगी डांस करके कैसे पुलिस को मार रहा है। ठीक है, अब वक्फ वाला हम बात ही कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने ओरिजिनल बात, अल कुरान की बात कही तो हमारे पश्चिम बंगाल में दंगा हो गया, जबकि उसी बात को लाखों करोड़ों कारी हाफिज कुरान, इमाम, मुअज्जिन, आलिम, फाजिल सब बोलता है और कुरान खुद बोलता है, सही अल बुखारी खुद बोलता है इस बारे में। नुपुर ने बोल दिया तो पूरे देश में दंगा हो गया और साथ में पश्चिम बंगाल में भी हो गया। तो ये कोई नया नहीं है, बस क्या है कि हमारे देश की मीडिया उसको सीरियस नहीं ले रही है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से कह रही हैं कि केंद्र करवा रहा है या स्थितियां कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर इतना ढीला क्यों छोड़ा गया? अगर ममता बनर्जी से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सीधे प्रेसिडेंट रूल की बात क्यों नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, मैं कहती हूं कि ममता बनर्जी की बात पर ही हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट रूल पर हम नहीं जाते हैं। उस पर भी मैं जवाब दूंगी। अगर ममता बनर्जी ये इल्जाम लगा रही हैं और परसों वाले दिन उन्होंने, आज कितनी तारीख हो गई? आज हो गई है 22 अप्रैल। 20 अप्रैल को उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल से ये लिखा कि बीएसएफ और बांग्लादेशी घुसपैठिया ने ये पूरा वायलेंस मुर्शिदाबाद और मालदा में किया है। और सेम मुख्यमंत्री का पूरा स्टेटमेंट पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट के एक्स हैंडल से पोस्ट किया। 2 चीजों को दर्शाता है कि एक, ममता बनर्जी अब एनआरसी वाला चीज मान रही हैं। दूसरा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी की विथ यूनिफॉर्म टीएमसी कैडर है। अब आती है तीसरी बात कि जब ममता बनर्जी को लग रहा है कि बांग्लादेश से जुड़े हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो संभाल नहीं पा रही हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट को यूनियन टेरिटरी में क्यों नहीं डाल दे रही हैं? क्योंकि केंद्र की सरकार अगर लगा देती है राष्ट्रपति शासन तो पूरा देश जो है वो तप जाएगा और विपक्षी दल पूरे देश को आग लगा देंगे कि भैया देखो राष्ट्रपति शासन, देखो कहा जाता था कि इंदिरा गांधी आपातकाल की रानी है, देखो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है, देखो देखो अब तो मोदी भी यही कर रहा है, देखो देखो मोदी भी राष्ट्रपति शासन लगा रहा है।
तो अगर ममता बनर्जी इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि वो चंद ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए हैं, जैसे मैं बनगांव गई थी, तो बनगांव में 10 मिनट का डिस्टेंस है बांग्लादेश, और सिर्फ एक जाली है जिसको आप काट सकते हो और इधर से इधर आ सकते हो, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट को यूनियन टेरिटरी में दे दो ना भैया। तुमसे नहीं संभल रहा है तो मुख्यमंत्री से रिजाइन भी मत करो, लेकिन तुम उसको यूनियन टेरिटरी में दे दो। प्रेसिडेंट रूल की ये इसलिए बात कि मणिपुर में बहुत देर कर दी, वही स्थितियां बंगाल में होती जा रही हैं, तो फिर पहले ही क्यों ना सोच लिया जाए? क्या चुनाव की वजह से केंद्र भी ढीला है कि और बदनामी हो ममता नहीं बनर्जी? नहीं, मैंने अभी आपको सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स बताए हैं पश्चिम बंगाल के। क्या उस सीरीज ऑफ इंसिडेंट में कोई चुनाव होने वाला था क्या? नहीं। 5 फरवरी 2012 को नासिर खान कादर खान ने रेप किया था एक लड़की को दबोच करके, और उस वक्त देश के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग कैंडल मार्च लेकर के उतरे थे। तो उस वक्त भी कोई ये आने वाला था क्या, चुनाव आने वाला था? 11 को तो ममता जीत कर आई थी, तो उस वक्त तो कोई चुनाव नहीं आने वाला था। फिर अभया, आर्टिकल डॉक्टर रेसिडेंट बिटिया, जब उसका ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ, तो क्या उस वक्त तो चुनाव बहुत दूर था, बहुत दूर था। जूनियर तो रोड पर थे। तो ये जरूरी नहीं है कि चुनाव आने वाला है इसलिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार जो है वो कुछ नहीं बोल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति शासन एक अल्टीमेट डिसीजन होता है जिसको चारों ओर से देखने के बाद किया जाता है। ये कोई कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं बैठी है कि हम हार जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, मेरी गद्दी चली जाएगी, चलो इमरजेंसी लगा दो। ये एक संवैधानिक और संविधान पर चलने वाली पार्टी है जो केंद्र में बैठी है। तो संविधान के बैरिकेड में रह करके राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत होगी तो जरूर लगेगा। मुर्शिदाबाद में फंडिंग भी हुई थी। हाँ, एक्सट्रीम फंडिंग हुई है। क्यों? कुछ सोर्स पूरे पश्चिम बंगाल में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में फरहाद हकीम, जो ममता बनर्जी का सबसे नजदीकी और सबसे लाडला प्यारा दुलारा जो उसका मंत्री है और कलकत्ता का मेयर है, वो जरा बताए तो कि जाकिर नायक से उसका क्या रिश्ता है, बांग्लादेश के आतंकियों से उसका क्या रिश्ता है, पाकिस्तान से उसका क्या रिश्ता है, पाकिस्तान के द डॉन की जो हॉट एंड सेक्सी एंकर आई थी उससे उसका क्या रिश्ता है, जरा बताए ना। पूरे भारत में विधानसभा इलेक्शन हर जगह होता है। अभी हालिया में कई राज्यों में हुआ। क्या आपको खबर मिली कि फलाना विधानसभा कैंडिडेट के लिए पाकिस्तान से कोई लहराती बलखाती हॉट चिक एंकर आई है द डॉन की, किसी एक पर्टिकुलर नेता के कंपेनिंग के लिए? सुना है क्या? पर फरहाद हकीम के लिए आती है पाकिस्तान से एंकर। वेस्ट बंगाल। हाँ, एंकर कौन? द डॉन, पाकिस्तान की द डॉन की एंकर आई थी और बजाफ्ते फरहाद हकीम ने कहा था कि अरे आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में हैं। आपको मैं जहां जहां लेकर जाऊंगा आपको बिल्कुल घर जैसा फील होगा, हर गली मिनी पाकिस्तान लगेगा आपको। ये तो खुद फरहाद हकीम ने कहा है और ममता का सबसे दुलारा मंत्री है भाई। फंडिंग कहां से हुई होगी और कितनी तक हुई होगी? ये तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, काउंट ही नहीं किया जा सकता है। जिस हिसाब की फंडिंग बांग्लादेश की फंडिंग, जिस हिसाब की पाकिस्तानी फंडिंग कुछ मुसलमान मंत्रियों को बंगाल में हो रही है, इस पर एक बहुत बड़ी एनएसजी की टीम बैठनी चाहिए, सुरक्षा एजेंसी की टीम बैठनी चाहिए। जो पैटर्न बांग्लादेश में अपनाया गया हिंदुओं को मारने के लिए, वही पैटर्न नागपुर में अपनाया गया, वही पैटर्न इंडिया की जीत पर इंदौर में अपनाया गया, और वही पैटर्न मुर्शिदाबाद, भांगर, हावड़ा, हर जगह अपनाया गया। तो बांग्लादेश का इंटरफेरेंस था, बांग्लादेश के लोग थे इस दंगे में। देखिए, बांग्लादेश को अभी तक क्या बोला जा रहा था, घुसपैठिया आ गया है, घुसपैठिया आ गया है। पश्चिम बंगाल में आप जकरिया स्ट्रीट जाइएगा, कैनिंग स्ट्रीट जाइएगा, तिरहट्टी जाइएगा, लेकिन आपको सुबह में 5 बजे वहां पर गोल गोल घूमना पड़ेगा। आप देखिएगा काबली लोग भी वहां पर बैठते हैं। ह्यूज ह्यूज पॉपुलेशन काबलियों का और अफगानियों का वहां पर है। और अब तो उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बना लिया है, वो वहां पर सूद पर पैसा लगाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। पश्चिम बंगाल में जमात इस्लामी के लोग आ चुके हैं, हरकतुल इस्लाम के लोग आ चुके हैं, हिफाजतुल इस्लाम के लोग आ चुके हैं। हाँ, ये सारे लोग घुस चुके हैं
और ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आते हैं। कोई चाय की रेहड़ी लगा चुका है, कोई कोई स्विगी में काम कर रहा है, कोई अमेजोन में काम कर रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है और वो भी नहीं समझा रहा है कि वो कौन है। लेकिन क्योंकि मैं बंगाली बहुत अच्छे से जानती हूँ और ढाका की बंगाली भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पश्चिम बंगाल की बंगाली और ढाका की बंगाली में बहुत अंतर होता है। वो खाइतासी आइतासी जाइतासी करता है, हम लोग बोलते हैं खाची आशी जाची। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये कई कई घरों के काम वाली बाई में नजर आ जाता है, कई घरों में जो स्विगी वाला आता है उसके उसकी शब्दावली में नजर आ जाता है। और जो पश्चिम बंगाल में जो मुअज्जिन अजान देता है, तो पश्चिम बंगाल के जो बंगाली हैं उनके अजान में और ढाका से और बांग्लादेश से आए हुए जो मुअज्जिन अजान दे रहे हैं वो उन दोनों के अजान में बिल्कुल अंतर अंतर समझ में आ जाता है। मैं चैलेंज करती हूं ममता बनर्जी को आपके प्लेटफॉर्म से कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 मस्जिदों के मुअज्जिन का इंटेरोगेशन आप अपने आंख के सामने आप आईबी टीम से करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 100 मस्जिद के मुअज्जिन में से 80 मस्जिद का मुअज्जिन बांग्लादेश का है। चैलेंज तो वो लोग भी कर रहे हैं। भापी हल्दर कह रहे हैं कि अगर किसी ने वक्फ में संशोधन करने की कोशिश की तो आंख निकाल लेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। तो क्या राष्ट्रपति को धमकी दे रहे हैं? राष्ट्रपति को धमकी दे रहे हैं, देश की सरकार को धमकी दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका को धमकी दे रहे हैं, चीफ जस्टिस खन्ना को धमकी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, हमारे भारत की सभ्यता क्या है कि हम संविधान का और सर्वोच्च न्यायपालिका का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जब कोई मामला आपके हाथ से निकल गया, लोकतंत्र के मंदिर में आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से साबित नहीं कर पाए और वोटिंग के माध्यम से वक्फ संशोधन बिल 2025 पास हो गया, वोटिंग के माध्यम से, और बहुत लंबे जरह के बाद आप वहां चूक गए, आपने अपनी बातों को सर्वोच्च न्यायपालिका में जस्टिस खन्ना के बेंच पर रखा। अब आप उसका भी इंतजार नहीं करके अगर आप हिंदुओं को काटने मारने और आंख निकालने और रेप करने की धमकियां दे रहे हैं, तो ना आप संविधान मान रहे हैं, ना आप सर्वोच्च न्यायपालिका मान रहे हैं, और ना ही आप कोई चवन्नी बराबर का औकात आप या वैल्यू आप जस्टिस खन्ना को दे रहे हैं। और काटना मारना लूटना पीटना ये खोलना खाड़ना ये सब तो इस्लाम का की खूबसूरती है। आता हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर, लेकिन इस बीच ओवैसी का जो बयान है बंगाल को लेकर, उनसे जब सवाल किया गया कि इतनी बड़ी हिंसा भड़क गई क्या कहेंगे, तो कह रहे हैं कि मैं प्रवक्ता थोड़ी हूँ पश्चिम बंगाल की सरकार में। ये जवाब उनका अहम इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्फ संशोधन बिल पर मुखर होकर मुस्लिमों के बीच बात अगर किसी ने पहुंचाई तो वो ओवैसी थे, और जब इस तरीके से दंगे भड़क गए तो वो अपने आप को किनारे कर ले रहे हैं। नहीं, सिर्फ वक्त पे क्यों कहेंगे? क्यों फ़लस्तीन का उन्होंने जय जयकार लोकतंत्र के मंदिर में नहीं किया? क्यों उन्होंने आदरणीय हो सकता है प्रधानमंत्री फलस्तीन के वो स्पोक प्रवक्ता पर्सन हों। रहे होंगे और हैं भी, हो सकता है पाकिस्तान के स्पोक पर्सन हैं, मुखबिर हैं, और हैं भी कासिम रिजवी की पार्टी 1946 की, तो वो चला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीवी चैनलों पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कहा जाता है, हमारे देश में बैरिस्टर तो होता नहीं है, वो तो ब्रिटिश रूल में होता था, और हम तो ब्रिटिश रूल से बहुत आगे निकल चुके। यहाँ तक कि हमने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट चेंज कर दिया, भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। तो फिर ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी नेशनल न्यूज चैनल पर जब एमआईएम का प्रवक्ता बोलता है तो एंकर रोकती क्यों नहीं है कि इस देश की डिग्री नहीं है उनकी? आप बैरिस्टर बोल करके उनका रुतबा बड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमारे भारत देश के संविधान में बैरिस्टर नहीं होता है, तो ब्रिटिश को आप क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर? पहली बात। दूसरी बात, असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है वो भी भारत की नहीं है, वो पाकिस्तानी रजाकारी फौज कासिम रिजवी की पार्टी है, और उसी की मानसिकता को और उसी के अधूरे सपने को वो पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम वो कर रहा है, यूनाइट कर रहा है मुसलमानों को। उसकी तो पार्टी का नाम ही है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो वो यूनाइट कर रहा है। इत्तेहाद का मतलब ही होता है। अब आती है तीसरी बात, असदुद्दीन अवैसी से कोई संवैधानिक गौरतलब या असदुद्दीन अवैसी से भारत के संविधान के दायरे में कोई एक्टिविटी हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा नंगा नुच्चा आदमी है जो तस्लीमा नसरीन की साड़ी खोल करके और ब्लाउज फाड़ करके और उसको वर्बल मोलेस्ट करके भारत की एक बेटी को देश से बाहर निकलवा दिया और अपने आप को चर्चे में ले आया। अब सोचिए कि एक आदमी ब्लाउज फाड़ करके चर्चे में आया है, एक औरत का ब्लाउज फाड़ करके। असदुद्दीन अवैसी चर्चे में तब आया है जब उसने तस्लीमा नसरीन को अधनंगा कर दिया था उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। असदुद्दीन अवैसी तब चर्चे में आया जब वो खड़े हो करके टी राजा भाई के परिवार को और उनको माँ बहन की गालियां परोस रहा था। उस वक्त उसकी उम्र ज़यीफ़ी नहीं थी, अब तो ज़यीफ़ हो रहा है, उस वक्त उसकी उम्र जवानी की थी। यति नरसिंहानंद जो पहली बार अरेस्ट हुए थे तो वो माँ बहन की गालियां रोड पर पुलिस को दे रहा था कि वो क्यों नहीं अरेस्ट हुआ। प्रोस्टिट्यूट यति नरसिंहानंद के मदर अम्मा को बोल रहा था। अब मैं और भी अच्छी बात बोलूंगी। बहुत जानकारी वाली बात है। असदुद्दीन अवैसी के घर में जो नंगई होती है, असदुद्दीन अवैसी के घर में जो बेहूदगी होती है, असदुद्दीन अवैसी के घर में जो मुजरा होता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी अपब्रिंगिंग ही नंगई से हुई हो, जिसके जुबान पर माँ बहन की गालियां बुढ़ापे तक रही हो, वो अच्छा बोलेगा। अकबरुद्दीन अवैसी अदा करके रखा हुआ है। अकबरुद्दीन अवैसी अपने अपने इलेक्शन के वक्त में जो एफिडेविट देता है उसमें एक ही बीवी का बात बोलता है, दूसरी बीवी का बात छुपा देता है। हमारे इस्लाम के हिसाब से, हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारी सुन्नत रसूल के हिसाब से, हमारे सीरत मुस्तफ़ा के हिसाब से, जो उनकी जीवनी की किताब है उसके हिसाब से, अगर दो मोमिन मतलब दो मुसलमान की शादी निकाह के हिसाब से तरीके से नहीं हुई है और इंटरकोर्स हो गया है और बच्चा हो गया है तो वो बच्चा तो हरामी होता है। तो अकबरुद्दीन अवैसी अपने हरामी बच्चे को कितने दिन तक छुपा करके रखेगा, कितने दिन तक? और ये लल्लू पंजू चवन्नी अठन्नी जुत्ता चप्पल आवारा कुत्ता रंगरेज तो फलाना तो धमाका, ये सबको जो टीवी पर बैठाता है जाहिल जपट को, इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं हो जाएगा। असदुद्दीन अवैसी का इमेज आज भी भारत की अच्छी बेटियों और सुशील बेटियों की नजरों में वही ब्लाउज फाड़ो असदुद्दीन अवैसी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से आदरणीय प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ करके गुजारिश करती हूं कि भारत की दो पुत्रियां जो वंचित हुई हैं अपने अधिकार से, उनको दोबारा मैदान में लेकर आया जाए। एक तस्लीमा नसरीन और दूसरी नुपुर शर्मा क्यों बैठेंगी घर में? और क्यों छोड़ना पड़ेगा तस्लीमा नसरीन को अपना देश? क्यों रहेगी वो बाहर, क्यों रहेगी वो छुपी हुई? इस देश में संवैधानिक मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखेगा? क्यों छुपाएगा? तस्लीमा नसरीन का वर्बल मॉलेस्टेशन असदुद्दीन अवैसी ने किया, तस्लीमा नसरीन का ब्लाउज असदुद्दीन अवैसी ने फाड़ा, तस्लीमा नसरीन की साड़ियां खोल करके अधनंगा असदुद्दीन अवैसी ने किया। क्या न्याय मिला तस्लीमा नसरीन को? क्या न्याय सर्वोच्च न्यायपालिका देने के लिए सक्षम है? क्या सर्वोच्च न्यायपालिका मेरे इस पिटीशन पर सुनने को तैयार है कि तस्लीमा नसरीन का साड़ी फाड़ने वाला मॉलेस्टेशन के केस में अंदर जाए असदुद्दीन अवैसी? आप किसी औरत के शरीर को आप इस्लाम के नाम पर आप छू छा करके निकल जाइएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। असदुद्दीन अवैसी इस देश में करबला का मैदान बनाना चाहता है और करबला का मैदान इस बार जो करबला का मैदान 630 एडी में हुआ था, ये वो वाला करबला का मैदान नहीं होगा, ये डबल वाला होगा। एक करबला का मैदान हुआ था जिसमें मुसलमानों ने लब्बैक बोल करके और नारे तकबीर बोल करके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के नवासों का सर तन से जुदा किया था और गला काट करके भाले में दिखा दिखा करके नाच रहा था, लब्बैक लब्बैक नारे तकबीर बोल करके। इस बार असदुद्दीन अवैसी 70 फिरकों का हक काट करके अपने मलाई वक्फ की मलाई चाटने को तैयार है और इस भगदड़ में वो जिहाद भी कर रहा है कि लगे हाथ 70 फिरका को तो खत्म कर ही रहे हैं, उनका तो हक मार ही रहे हैं, साथ में सामने में जो हिंदू आएगा उसको भी काट दो। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर। वक्फ बिल आया, कानून बना, राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही फिर याचिकाएं दायर हुई 73 कि इसको नहीं लागू किया जाना चाहिए जी। और 73 याचिकाएं लागू जब हुई तो उसमें से 10 लिस्ट की गई,
सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की और तमाम सवाल जी सरकार से पूछ लिए कि डीएम क्यों, जी हिंदू क्यों, ये तमाम सवाल है। इसके अलावा तमिलनाडु की भी एक याचिका रही, उस पर आदेश दे दिया गया प्रेसिडेंट को कि आप 3 महीने के अंदर, या गवर्नर 3 महीने के अंदर अगर सरकार कुछ भी आपके पास भिजवाती है तो उस पर एक्शन लीजिए। अब इसी पर लड़ाई पूरी आकर ठन गई। यहाँ तक तो मामला फिर भी ठीक था, चलिए सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब मांगा, 7 दिन में जवाब दिया जाएगा। फिर झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि सीजीआई संजीव खन्ना इस देश में गृह युद्ध करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ही अगर कानून बनाने लगे तो फिर संसद पर ताला लगा दीजिए और लिख दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जाए, कानून वहां बनेगा। सीजीआई के फैसले का सम्मान या आदेश का सम्मान तो आप लोगों ने भी नहीं किया और यही कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी। आहा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है, बड़ा मज़ा आ गया मुझे। क्या सर्वोच्च न्यायपालिका के ऑर्डर का सम्मान 3 तलाक के जजमेंट को मुस्लिमों ने कर लिया था? सीएए का सम्मान मुसलमानों ने कर लिया था? राम मंदिर का सम्मान जजमेंट का मुसलमानों ने कर लिया? या 370 का सम्मान मुसलमानों ने कर लिया? अगर कठमुल्लों ने कर लिया है तब तो हमने बहुत गलत कर दिया, बहुत बुरा कर दिया। लेकिन वो जैसा करेंगे आप लोगों को ऐसा नहीं नहीं नहीं, करना है। अब मैं बोल रही हूँ। हम्म, ऐसा है कि 1984 से लेकर के 2017 तक हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका बड़ा बेहतरीन से शरिया और कुरान सुन रहा था, संविधान को पटल पे रख करके। क्यों सुनते हैं आप? मैं तो बहुत मतलब सिर को झुका करके मुस्लिम होने के नाते भी माय लॉर्ड बोलती हूँ। हमारे मुसलमानों में किसी को माय लॉर्ड नहीं बोला जाता है, पर मैं माय लॉर्ड बोल रही हूँ। मैं कपिल सिब्बल की तरह मदर नहीं बोल रही हूँ। कपिल सिब्बल माय लॉर्ड को मदर बोलता है। अच्छा, हाँ, तो मैं माय लॉर्ड को बोलना चाहती हूँ कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों नहीं पूछते हैं कि जब देश में संविधान है तो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों चला रहे हैं? और अगर चला रहे हैं तो फिर उस लॉ बोर्ड को आप एलएलबी के स्टूडेंट का सिलेबस का पार्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या जस्टिस खन्ना ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पढ़ा, अपने एलएलबी के सिलेबस में पढ़ा है क्या? या जस्टिस खन्ना ने और कपिल सिब्बल ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने एलएलबी के सिलेबस में इसको पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, सर झुका करके मैं पैर पकड़ करके माफ़ी मांग लूँगी जस्टिस खन्ना का, अगर वो ये कह देंगे कि हाँ उनके सिलेबस में था। अगर जस्टिस खन्ना, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के सिलेबस में, एलएलबी के सिलेबस में ये 2 किताबें थीं और उन्होंने पढ़ा है, तो मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और अगर नहीं थी सिलेबस में तो इसको देख करके चर्चा भी सर्वोच्च न्यायपालिका में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा सही कहा। मैं नहीं जानती कि उन्होंने क्या कहा, नहीं कहा, लेकिन तेस्ता से तलवाड़ के 9:15 में रात में मैं आता हूँ डीवाई चंद्रचूड़ पर, मैं आता हूँ। मैं पहले यहाँ निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा, दिनेश शर्मा ने जो कुछ कहा, जगदम्बिका पाल ने जो कुछ कहा, बीजेडी के सांसद सस्मित पात्रा ने सदन में जो कुछ कहा सीजीआई को लेकर कि 5 जज की पीठ इस देश का कानून नहीं तय करेगी, यहाँ के संसद तय करेंगे। नहीं नहीं, क्या उन लोगों ने सही कहा? नहीं नहीं, हमारा संविधान का आर्टिकल 254 कहता है कि जब एक बार लोकतंत्र के मंदिर के राज्यसभा और लोकसभा से एक कानून बन गया है और वो पास हो गया है और अंडर द बैरिकेड ऑफ पीपल एक्ट और अंडर द बैरिकेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, then nobody have right to ruin this, nobody have right to devastate this. आपको ये अथॉरिटी की पोजीशन किसने दी कि आप देश के लोकतंत्र के मंदिर के ऊपर हो गए? अब आती है दूसरी बात कि आप जब इक्वालिटी की बात कर रहे हो, जैसे 2 हिंदुओं को कमेटी बोर्ड में रखने की बात थी, जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो फिर आर्टिकल 264 को आप क्यों नहीं मान रहे हो संविधान के? आर्टिकल 264, 265 अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या आता है कि मंदिरें इनएक्ट होती हैं टैक्स देने के लिए, क्योंकि उसमें चढ़ावा आता है, उसमें दान दक्षिणा आता है और बहुत सारी पैसे आते हैं उसमें। तो क्या मज़ारों में नहीं आता है क्या?
क्यों नहीं इनएक्ट आप कर रहे हो? संवैधानिक इनएक्टमेंट में आप क्यों नहीं ले रहे हो मज़ारों को भी, इमाम बाड़ों को भी, दरगाहों को भी और खानकाहों को भी? क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपको करना चाहिए ना। जब आपको संवैधानिक तरीके से दोनों चीजें करनी है तो दोनों को करो। एक अकेला अयोध्या मंदिर 400 करोड़ का टैक्स पे करता है, और अजमेर शरीफ कितना टैक्स पे किया है जरा बताइएगा पिछले 76 साल में? है कोई डाटा? कोई डाटा नहीं है, क्योंकि उसने टैक्स पे ही नहीं किया है। तो ये विक्टिम कार्ड आकर सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर कब तक चलता रहेगा और कब तक इंसान बर्दाश्त करता रहेगा? ये विक्टिम कार्ड वाली बात। और कब तक सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर हम संविधान लेकर खड़े रहेंगे और सामने वाला कहेगा नहीं हमारे जिन्ना के शरिया में तो ये है, हमारे जिन्ना के शरिया में तो ये है। भैया जिन्ना है यहां, जिन्ना को जो चाहिए था वो लेकर चला गया पाकिस्तान, और वो वहीं पर मर गया, खप गया, दफन हो गया, मर गया मरदूद, जिसका फातिहा ना दुरूद। अब ये क्या कहते हैं? आजादी में हमारा भी खून है, आजादी में हमारा भी खून है। अरे खतना के दो खतरा खून से आजादी नहीं मिलती है भैया। थोड़ा दिमाग का पट्टा खोलो। तुमने खतना करके 2 खतरा खून गिराया है, तुम कहते हो आजादी में तुम्हारा खून है? तुम संविधान नहीं मानने को तैयार हो, तुम सर्वोच्च न्यायपालिका को तुम मजबूर करते हो शरिया सुनवाने पर, कुरान सुनवाने पर, बहिश्ती जेवर सुनवाने पर, सीरत मुस्तफा सुनवाने पर, हदीस सुनवाने पर, सही अल बुखारी सुनवाने पर, और तुम कह रहे हो कि देश संविधान से चलेगा। तो यूसीसी कहां का है? उसी संविधान का है, कहीं नहीं मान रहे हो। अब देखिए, सीए आता है तो कहता है कानून एक होना चाहिए, यूसीसी आता है कानून सबके लिए एक नहीं होना चाहिए, हमारे लिए इस्लाम ऊपर है। तो पहले मुसलमानों को तय करना पड़ेगा, और कम से कम सर्वोच्च न्यायपालिका को यह समझना पड़ेगा कि आप जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ भारत के चेयर पर बैठते हैं या सर्वोच्च न्यायपालिका के किसी भी पद पर आप बैठते हैं, किसी भी चेयर पर आप बैठते हैं, उसके बाद आपकी अथॉरिटी की पोजीशन बढ़ती है, आपकी एक गरिमा बनती है। अगर कोई शरिया समझाने की कोशिश करे जिन्ना का, और ब्रिटिश का कोई कुरान समझाने की कोशिश करे, कोई सही अल बुखारी समझाने की कोशिश करे, कोई हदीस समझाने की कोशिश करे, तुरंत पॉइंट आउट कीजिए कि ये संविधान से चलेगा, ये मंदिर है न्याय का। आपको अगर अपनी मजहबी किताबें बतानी है तो फिर वो भी निकालेगा मनुस्मृति, फिर वो भी निकालेगा श्रीमद् भगवत गीता, फिर वो भी कहेगा कि भैया हमको भी सनातन बोर्ड दो। लेकिन 300 साल पहले कागज कहाँ से कोई ले आया भाई? वफ बाय यूजर अगर बात हो रही है तो 300 साल पहले का कागज कोई कैसे लाए? कल तक सर्वोच्च न्यायपालिका भगवान राम के होने का कागज मांग रहा था। बोलिए। और आज सर्वोच्च न्यायपालिका का दर्द आंखों से झलक रहा है, बेचारा कहां से लाएगा? अरे नहीं मिलता है तो मुमताज का घुंघरू लेकर आओ, नहीं मिलता है तो औरंगजेब का तलवार लेकर आओ, घोड़े का छाप लेकर के आओ। वो भी नहीं मिलता है तो शाहजहां के अय्याशियों के बहुत सारे नमूने होंगे, वो लेकर आ जाओ। वो भी नहीं मिलता है तो बाबर और अकबर, जो लेना बैंक देना बैंक दोनों था, उसका भी कुछ ना कुछ निशानी होगा, वही लेकर आ जाओ। कुछ तो लेकर आओ। हमने भगवान राम के होने का प्रमाण ग्रंथों से दिया सर्वोच्च न्यायपालिका को। जब सर्वोच्च न्यायपालिका ने ग्रंथों के प्रमाण से यह समझा कि हाँ भगवान राम काल्पनिक नहीं है, वो हैं, तब उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का परमिशन दिया और 2.77 एकड़ ये राम मंदिर को दिया गया। यही बात और वकील कह रहे हैं कि अगर इनके पास 300 साल 400 साल या 14वीं 15वीं सदी का कागज नहीं है तो फिर वामन अवतार ने तीनों लोक दान किया था हिंदुओं का, तो फिर ये सनातन का पूरा भूमि हुई, फिर कहाँ से किसी की हो गई? हाँ, बिल्कुल। वैसे भी भरत का भारत है, ये तो भरत का भारत है। आप कहां से आए? आप तो वो टेनेंट हो जो पैसा भी नहीं देता, आप तो वो टेनेंट हो, आप तो घुसपैठिया हो। आप अगर वाकई में अरब के मुसलमान हो या कुरान के तरीके से, कुरानिक तरीके से अगर आप आदम की औलाद हो, अगर अरब के मुसलमान हो, 57 मुस्लिम कंट्री है, काइंडली चले जाइए, भीड़ कम कीजिए। और अगर आप कुरानिक तरीके से आदम की औलाद है तो ये कुरान कहता है कि आदम को उतारा गया था श्रीलंका में, जाइए प्लीज श्रीलंका चले जाइए। ये तो संतों और महंतों की धरती है, छोड़ दीजिए इसको, बराए मेहरबानी छोड़ दीजिए और ये आतंक मचाना बंद कर दीजिए। अगर निशिकांत इतने ही सही थे तो फिर क्यों ट्वीट करना पड़ा रात के 11:30 बजे नड्डा साहब को कि ये बयान बीजेपी के बयान नहीं है, ये बयान उनके पर्सनल बयान? देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी है
और व्यक्तिगत जीवन में हम अपनी विचारधारा रख सकते हैं। कोई एक भारतीय जनता पार्टी की कोई एक मीटिंग नहीं बैठी थी कि इस तरीके से निशिकांत तुम ट्वीट कर देना, ये उनका व्यक्तिगत कहा तो यही जा मैटर रहा है था। कि स्ट्रेटजी का हिस्सा है। देखिए, हम 2000 2014 में जुडिशरी के लिए एनजेएसी लाने की प्लानिंग थी, उस समय कांग्रेस भी साथ थी, कोर्ट नहीं माना, तो अब ऐसी स्थिति बना दी नहीं गई नहीं, है मैं कि बता अब फिर अंदर खाने तो बहुत कुछ होगा। मैं बता रही हूँ आपको, मैं अभी पश्चिम बंगाल में 5 दिन थी। हम्म। और मैं कल सुबह फ्लाइट लेकर, मेरे पास बोर्डिंग पास भी है, मैं बंगाल से ही डायरेक्ट आई। मैं बनगांव में खड़े होकर के चाय पी रही थी अपनी सभा करने से पहले। आपको पता है टीएमसी वालों ने क्या हल्ला उड़ाया? हम्म। ये कुछ छुप छुप करके ये कुछ वीडियो बनाने आई है, छुप करके ये कुछ करने आई है। तो हम चाय पी लें तो भी कुछ स्ट्रैटेजी है, हम साड़ी पहन ले तो भी स्ट्रैटेजी है, हम जीन्स पहन ले तो भी स्ट्रैटेजी है, हम जोर से हंस दे तो भी स्ट्रैटेजी है। तो ये मान लो ना कि भारतीय जनता पार्टी में सब बुद्धिमान लोग हैं, मान लो। नहीं, वो तो कई बार राजनीतिक विश्लेषक कई हैं, वो तो कहते ही हैं कि जो प्लानिंग यहाँ होती है वो कहीं नहीं होती है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अगर होगा तो सवाल तो उठेंगे, बस इतना सा सवाल नहीं है। देखिए रोहित जी, अगर बेटा बाप को आंख देना दिखाने लगेगा या बेटा बाप को गालियां देने लगेगा, तो कम से अगर थप्पड़ नहीं उठाया जा सकता है तो आंख दिखा करके कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस का शपथ राष्ट्रपति कराते हैं, और ये संविधान का एक बहुत अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण खूबसूरती है। और अगर उसी देश के राष्ट्रपति को अगर सर्वोच्च न्यायपालिका से नोटिस जाने लगे तो बोलना तो बनता है ना। बोला तो इंदिरा गांधी ने भी था उस वक्त कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अपनी हद से बाहर जाने में उसे बहुत मजा आता है। नहीं, इंदिरा गांधी ने तो भाई लोकतंत्र के मंदिर और सर्वोच्च न्यायपालिका को मतलब ऐसा बना दिया था घर और आंगन कि राज्यसभा से एक उठाती थी एमपी, जज बनाकर बैठाती थी, और उसके बाद जज से उसको उठा करके अपना काम करवा करके फिर राज्यसभा में बैठा देती थी। तो ये तक हमने देखा है इस देश में। इस देश में हमने क्या नहीं देखा? आप सोचिए, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आप पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट आता है। फिर 370 में 35A आया कहाँ से? संविधान की किताब उठाइए, आर्टिकल 35A कहीं पर है? 35 के बाद 35A है? नहीं है। तो ये तो ऐसे ऐसे हैं ये लोग, ये इस किस्म के लोग हैं। अगर सर्वोच्च न्यायपालिका को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की बात बुरी लगी है, हमारे निशिकांत दुबे, निशिकांत दुबे भाई साहब की मना बात बुरी लगी है, या और भी अन्य लोगों की बात बुरी लगी है, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जस्टिस वर्मा के घर में जला हुआ नोट कहाँ में कैसे मिला है? अगर जस्टिस वर्मा जस्टिस नहीं होते तो वो तो अभी जेल में होते। संविधान के विपरीत जाकर के, देश के कानून के खिलाफ जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका इन्वेस्टिगेशन की टीम कब से बनाने लगा? कब से जजेस ने काला कोट और गाउन उतार करके पुलिस की वर्दी पहन ली है? मुझे पता नहीं चला। जरा मुझे भी बताना है। देश की जनता जानना चाहती है कि ये नोटों का पहाड़ जस्टिस वर्मा के घर में जला कैसे, आया कैसे, किसके भाग को फोड़कर और किसका भाग बना करके ये सब कुछ हुआ है? क्या देश की जनता अब जजेस पे भरोसा करेगी? क्या देश की जनता अब जजेस को समझेगी? क्या देश की जनता जजेस का मान सम्मान करेगी? अब तो कोई अगर बलात्कारी को भी अगर सजा मिलेगी कि ए तू 10 साल रहेगा, वो बलात्कारी भी बाहर निकल करके पुलिस के वैन से गए, अरे जज पैसा ले लिया है, जस्टिस वर्मा का केस याद है इसीलिए हमको बलात्कारी घोषित कर दिया है। तो ये तो एक ऐसी मिसाल बन चुकी है कि इधर कुआं उधर खाई खुद इन लोगों ने बनाया है। अगर सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा की इंक्वायरी को बता देता और एक इंक्वायरी एजेंसी को बिठा देता और उनको 2 दिन के लिए ही जेल भेज देता, तो कम से कम जनता का विश्वास बना रहता। अब आती है बात कि निशिकांत दुबे भाई साहब ने कहा सिविल वॉर होगा। बहुत बुरी बात हो गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अब तो लपेट देंगे निशिकांत दुबे को, तुम ये बोला। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस अपने जजमेंट में लिखते हैं कि नुपुर शर्मा ने लूज टॉक का इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से देश में कम्युनल राइट हो सकता है,
ये ठीक था, ये उकसाना नहीं था। और जब असदुद्दीन अवैसी करबला का मैदान बनाने बोलता है, ये उकसाना नहीं होता है क्या? तो मुझे लगता है पार्शलिटी हटानी चाहिए अब। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आप भी तैयार रहिए। क्या इतनी बातें आपने बोली हैं, कंटेम्प्ट देखा ऑफ कोर्ट के जाएगा, लिए आप क्या भी ही तैयार होगा। रहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ममता बनर्जी पे हुआ, तो क्या वो अरेस्ट हो गई? हम्म। तो जब ममता बनर्जी अरेस्ट नहीं हो सकती हैं, राहुल राहुल खान अरेस्ट नहीं हो सकते हैं, असदुद्दीन ये अवैसी कौन है? अरेस्ट नहीं हो सकता है, तो फिर मैं क्यों हो जाऊंगी या निशिकांत दुबे भाई साहब क्यों होंगे? रा, होता रहे, हम लोग देखेंगे राहुल गांधी। केस। राहुल गांधी, खान नहीं। भाई देखिए, इतिहास के पन्ने तो फिरोज खान बताते हैं। चलिए ठीक है। नुपुर शर्मा की तरह निशिकांत को तो नहीं छोड़ देंगे, उनकी हालत पे अगर कल को ज्यादा सख्ती बरत दी गई तो। अरे कुछ नहीं होने जाने वाला, अभी तो तस्लीमा नसरीन और नुपुर शर्मा दोबारा मैदान में आएगी, क्या बात कर रहे हैं? तस्लीमा नसरीन के साथ तो मैं खुद जाऊंगी हैदराबाद में, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे हम, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जय हनुमान का नारा लगाएंगे तस्लीमा नसरीन के साथ। जरा मैं भी तो देखूं ब्लाउज फाड़ने वाला आता है कि नहीं आता है। हम्म। कुछ छूटना बढ़ना अब नहीं होगा, अब बढ़ेगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। राहुल गांधी गए विदेश हमेशा की तरह, और वहां पहुंचते ही उन्होंने ऐलान वहां से कर दिया, भारत का चुनाव आयोग बिका हुआ है। तो मतलब जब सरकार कांग्रेस की 53-54 साल रही तब बिका हुआ नहीं था, अब बिक गया। तब तो वो लोग अच्छे आदमी थे ना, भले आदमी थे। अच्छा, तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो कहा कि नहीं, मैंने पूरी इंक्वायरी मेरे टेबल पर आई है और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो झूठ कहा क्या? हम्म। आप अभी कहें कि हम लोग चीफ जस्टिस के खिलाफ बोल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका के खिलाफ बोल रहे हैं, राहुल खान बोले तो रामलीला बोल दो, और हम बोल दे तो कैरेक्टर ढीला बोल दो, तो ऐसा कैसे चलेगा बोलिए? तो जेल भेजने की तैयारी है क्या राहुल सोनिया को, नेशनल हेराल्ड में? जो चोर है उसकी जगह तो जेल होती है, जो डकैत है उसकी जगह जेल होती है। और जो जनता के विश्वास के साथ साथ, जनता के जज्बात के साथ साथ जनता का पैसा चोरी करता है, जनता का हक चोरी करता है, उसको तो जेल जाना ही चाहिए। आप लोगों के लिए ही फायदेमंद होते हैं राहुल गांधी, आप ही लोग कहते हैं। तब फिर हम उनके पीछे इतना क्यों पड़ना? ना हमने थोड़ी कहा है कि तुम जिहादी आतंकी बन जाओ, या तुम कार्टून सीरियल बन जाओ, या तुम मिस्टर बीन बन जाओ, हमने तो कहा नहीं है भाई। हम्म। हमने तो कहा नहीं है। अगर वो खुद बनता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को वफ बिल पर प्रियंका गांधी नहीं है, प्रियंका वाड्रा है। प्रियंका गांधी वाड्रा। नहीं, क्यों? तो फिर सोनिया एंटोनियो गांधी। हम्म। इंसाफ बरतिए थोड़ा। फिर वो लोग अजविस्ट बोलेंगे। किससे? आप लोग अगर ये बोलेंगे तो वो लोग भी बोलेंगे योगी आदित्यनाथ नहीं, अजय सिंह बेस्ट। अरे बोले तो तब ना रिप्लाई देंगे, पहले बोल के तो देखे, हम्म। बोल के तो देखे। चलिए वो तो आपका मैटर। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को प्रियंका वफ वाड्रा गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आप लोगों ने वफ बिल पर बोलने नहीं दिया संसद में। अब मैं यहां से ऑफ कर दूं और मैं बोलूं आप अब मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं, करूं क्या? आप चाहते हैं कि ये करूं क्या? और कोई पहली बार नहीं किया आप लोगों ने उनके साथ ये, हर बार कोई भी कानून आता है ऐसा अरे शिकायत करते हो। चोर नेता बोल प्रतिपक्ष हैं। वक्फ बोर्ड पर और उसके संशोधन बिल पर चोर बोलता क्या? 123 बड़ी प्रॉपर्टी जिस हिसाब से सोनिया एंटोनियो ने अपने बाप की जागीर समझ करके और अपना राजीव गांधी को दिया हुआ जहेज समझ करके जो मुसलमानों को बांटा था वोट के लालच में कि मुसलमान ठेकेदारों को दे देंगे, वो हमको वोट दे देगा और हमारी सरकार आ जाएगी, टाई टाई फुस हो गया, कुछ भी नहीं आया, थोड़ा बहुत हिंदू जाग गया था। तो अब उस पर वो बोलेगा क्या? और पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जी भाई ने जो आंकड़े तोड़ करके बता दिए थे, वो आंकड़े तो वो इनकार कर ही नहीं सकता था। अच्छा ये तो बताइए कि प्रियंका वाड्रा ने वो तो कुछ बोलती नहीं है, और बोलती है तो उल्टा ही बोलती है, उसने वोट क्यों नहीं किया? वोट का तो हक नहीं छीना गया था, वोट क्यों नहीं किया प्रियंका वाड्रा ने? बताइए अब। ये लोग तो आप ही बता सकते हैं अंदर की बात। क्यों प्रियंका वाड्रा ने वोट इसलिए नहीं किया क्योंकि वायनाड से जहां से वो आती है और जिस स्टेट से वो सांसद बन करके आई है, वहां के जितने भी क्रिश्चियन के पादरी हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड ऐलान बिल कर को रखा था। समर्थन दे दिया था। और अगर वो वोट करती वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के खिलाफ
तो वो जितनी भी कम्युनिटी है वो इसको बॉयकॉट कर देती, और अगर पक्ष में किसी भी तरीके से करती तो इसका ये खान परिवार और ये बाबरी और अकबरी परिवार नाराज हो जाता। तो इसलिए वो सोची चुप से बैठ जाते हैं, वोट ही नहीं करते हैं। वोट का हक हम लोग नहीं छीने थे, कर सकते थे, लेकिन उसमें उन्होंने सियासत को ऊपर रखा। ठीक है। एक सवाल छूट रहा था जब हम पश्चिम बंगाल में बात कर रहे थे। इंटरनेशनल गर्लफ्रेंड या क्या लेडी थी, उसका कुछ पता लगा कौन है? इंटरनेशनल गर्लफ्रेंड? हाँ, वो कीर्ति आज़ाद, उनकी सबकी लड़ाई चल रही थी तो काफ़ी लंबे चौड़े ट्वीट पोस्ट आए कि इंटरनेशनल लेडी और गर्लफ्रेंड की वजह से सब लड़ाई हो रही टीएमसी में। आप लोग इट्स तो अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, ये किसी और ही दिशा पर चला जाएगा। ये पॉडकास्ट किसी और ही दिशा पर चला जाएगा, कि बिकॉज दिस टॉपिक विल टेक हाफ एन आवर। अगर कुछ एक आध 2 मिनट में बता सके तो बता नहीं दीजिए। नहीं, आई थिंक कि इसको हम और पर्टिकुलर तरीके से करें और तथ्य और सत्य के साथ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। है ऐसा कुछ, कोई इंटरनेशनल लेडी या गर्लफ्रेंड है ऐसी कोई? है, तभी तो बिना बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है, हम्म कुछ तो है। उसका काम क्या है? अब वो सब मुझे नहीं पता, अब आगे आगे सवाल कीजिए। फिर से मतलब मुझे जाते ही अरेस्ट करवाना है क्या? नहीं, अरेस्ट तो आजकल कहीं पे भी समन भेज दिया जा रहा है। हाँ, अब तो देश के राष्ट्रपति को जब नोटिस जा रहा है तो फिर और क्या ही हो सकता हालांकि है। मैंने वहां सोच के नहीं बोला, हम लोग के क्या पास ही हो कुछ समन सकता आ रहा है, है। जब देश की महामहिम को नोटिस भेजा जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पहलगाम में जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त जी 22 अप्रैल 2025 शाम के 7:04, और इस वक्त 1-1.5 घंटे पहले खबर आती है कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है। और पहलगाम में आतंकी हमला इस तरीके से नहीं होता है कि मार दिया, नाम पूछकर गोलियां मारी गई, कई लोग घायल, कई लोगों की मौत। प्रधानमंत्री का फ़ोन सऊदी अरब से डायरेक्ट अमित शाह के पास तुरंत के तुरंत पहलगाम पहुंची। स्थिति इससे समझी जा सकती कि क्या है हाँ और क्या रही होगी। ये केवल बिल, जो वफ बिल आया, कानून आया, उसका बदला लेने की कोशिश की जा रही है, या फिर जम्मू कश्मीर में अब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बहुत शानदार हो गई हैं, उसका बदला लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दुर्भाग्य से एक्सीडेंटल हिंदू हैं, और असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग मिल करके जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड को, मैंने कहा ही आपको, बहाना बना करके जो दारुल हर्ब का इन्होंने बिस्मिल्लाह किया है, इनका ख़त्म जो है वो दारुसलाम पर होगा। 2024 में याद है मैं और आप बैठे थे, गजवाए हिंद देवबंद जमात से आया था, तो क्या आपने उसको हल्के में ले लिया था? बहुत सोची समझी साजिश थी। इसके बाद फिर अचानक से पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर का टू नेशन थ्योरी की बात करना, उसके बाद फिर हिंदुओं के खिलाफ अपने अपने तकरीर को रखना और मुसलमानों को याद दिलाना जनरल आसिफ मुनीर के माध्यम से कि मुस्लिम और हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। उनका पहनावा, उढ़ावा, खान पान, पूजा प्रार्थना, उठना बैठना, चलना फिरना, बातें करना, सब विपरीत है, सब अलग है। और साथ साथ जनरल आसिफ मुनीर ने कहा था कि मुसलमानों को अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, मुसलमानों को अपने इस्लाम को और अपने कुरान को याद रखना चाहिए। अब मैं इस पर ये बोलूँगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम आते हैं कुरान के 3:28 पर, ठीक है, ला यत्तखिज़ुल मुमिनीन अल काफिरीन औलिया मिन दूने, मोमिन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक या यादो मददगार हरगिज ना बनाए। कहाँ पे लिखा है? ये कुरान है, और ये है, आप तिलका रसूल में जाइएगा 3रा पारा, और सूरे अल इमरान में जाइएगा, सूरे अल इमरान के 3:28 पर आइएगा, ला यत्तखिज़ुल मोमिनीन अल काफिरीना औलिया मिन दूने, मोमिन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और यादो मददगार हरगिज ना बनाए। वही हुआ, पहलगाम में वही हुआ मुर्शिदाबाद में। नाम पूछ कर क्यों मारा पहलगाम में? यही तो मुर्शिदाबाद में भी वो हुआ। भी टूरिस्ट थे, वो तो बाहर से घूमने गए थे। हाँ कोई गुजरात, कोई मध्य प्रदेश, कोई। हाँ, तो हिंदू होना तो गलत है ना। सूरह अल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन जितने भी इस्लामिक स्कॉलर है वो नीचे वाला पढ़ते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाई एक पूरा पूरा कुल नाजिल है,
काफिरों के लिए। अगर अभी स्थिति ये है जम्मू कश्मीर में जी। चुनाव के बाद, कल को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया तो संभाल पाएंगे अब्दुल्ला इस तरीके से? ना, अगेन राष्ट्रपति शासन, अगेन। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन। हाँ, दोबारा दोबारा होना चाहिए, होना चाहिए। फिर वही बात आ जाएगी, कब तक बंधक बना के रखेंगे? नहीं नहीं, कोई उपाय नहीं है ना। फेल हो गए ना फारूक अब्दुल्ला, तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला तो फेल हो गए। नाम पूछ करके मारने का आप मतलब समझ रहे हैं? जिहाद का आगाज हो रहा है, जिहाद का आगाज हो रहा है, यह है नाम पूछने का मतलब। अब आप सोचिए, मैं आपको इस पर एक और आयत में बता देती हूं जो जानना बहुत जरूरी है, सबके लिए जानना जरूरी है। फ़इन तहु फ़इन अल्लाह गफूरुर रहीमुन वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतो व यकून दीने लिल्लाह फ़इन तहु फला उदवाना अला अला इल्ला अल ज़ालिमीन। इसको हम यहां से, तुम उनसे लड़ते रहो यहां तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, फिर अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो कि जालिमों के सिवा और इसकी पर दस्त दराजी रवा नहीं। माहे हराम का बदला माहे हराम ही है और तुम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। तुम पर दस्त दराजी करे तुम भी उसी तरह परदस्त दराजी करो, अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हद को तोड़कर परहेज करें। ये कहां पे, कौन से उसमें? ये है, आप आइए सयाकुल सूरे बकरा, सूरे बकरा के 2191। ठीक। तो लड़ने के लिए तो बोल रहा है, काफिरों को खत्म करने के लिए बोला जा रहा है, आपसे दोस्ती नहीं करने के लिए बोल रहा है हमारा कुरान, आपको काफिर समझने बोल रहा है हमारा कुरान। तो वही तो हो रहा है। कुरान के साथ आपने ओम लगा रखा। हाँ, चूरन जो चटाते थे गंगा जमनी तहजीब, तो ओरिजिनल में बता रही हूँ गंगा जमनी तहजीब, आप मुझे माँ काली के चरणों से प्रसाद उठा के दीजिएगा, मैं खाऊंगी। कट्टरपंथियों को बुरा लग जाएगा। मेरी बला से क्या फर्क पड़ता है मुझे? तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है, एक ही चीज होगा। और ये सोची समझी साजिश है जनरल आसिफ मुनीर, बांग्लादेश, क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस की बहुत अच्छी दोस्ती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से मोहम्मद यूनुस ने असलाह, बारूद, बम, गोला सब कुछ मंगवाया है। वो कहावत है ना, मिलाई गई जोड़ी एक कांधर एक कोड़ी, तो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाल इस वक्त। नहीं, एक और कहावत है, चोर चोर मुसेरा भाई, तो जिहादी जिहादी मुसेरा भाई हो चुका है। मुर्शिदाबाद हुआ और जिस तरीके से बंगाल में हुआ प्रदर्शन हुए वक्फ बिल पर, इसका विरोध ना अखिलेश यादव ने किया, ना राहुल गांधी ने किया, ना प्रियंका ने किया, ना तेजस्वी ने किया। अखिलेश यादव ने तो समर्थन दे दिया कि इस मामले में मैं ममता के साथ हूँ। ममता ने कहा भोगी नहीं योगी है वो, योगी नहीं भोगी है वो। तो ये लोग ऐसे मामलों में भी खड़े हो जाते हैं दंगाइयों के साथ। देखिए, इनको पता है कि इनका अस्तित्व मिट रहा है, इनकी पहचान मिट रही है, तो ये सोचते हैं कि धीरे धीरे हिंदू जिस हिसाब से जाग रहा है उस हिसाब से आने वाले वक्त में इनके अस्तित्व पर एक काला धब्बा लगने वाला है। तो कम से कम ये औरंगजेबी और शाहजहां मुसलमानों को अपने पॉकेट में रखो कि 2-4 सीटें हम हर जगह रखेंगे तो कम से कम रोजगार चलता रहेगा, रोटी पानी चलता रहेगा। अब जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने मौत का कुंभ कहा, पर मौत का मुर्शिदाबाद, मौत का मालदा, इस पर क्या कहेंगी वो? अब जिस हिसाब से मुसलमान बहुत अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, परिक्रमा पर जब मैं कर करके आई, मैं जानती हूँ ये पर्सनल है, लेकिन इसकी भी पंथियाँ खोलनी बहुत ज़रूरी है। जब मैं ओमकारेश्वर मंदिर की मैं परिक्रमा करके आई तो मुसलमानों ने बहुत अभद्र टिप्पणियाँ करी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मुसलमान हज में तवाफ जो 7 बार करते हैं गोल गोल घूम करके, वो परिक्रमा नहीं होता है क्या? वो भी तो परिक्रमा है। तो जिस हिसाब से, यही बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए कि यही
सो कॉल्ड हिंदू जो है और अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके रखे हैं और अपनी अय्याशियों को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी कमाई को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी पावर को कंटिन्यू रखने के लिए जिस हिसाब से मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं, जिस हिसाब से मुसलमानों को मिसयूज़ कर रहे हैं, जिस हिसाब से मुसलमानों के मुस्तकबिल को नेस्त नाबुद कर चुके हैं, अब भी अगर मुसलमान नहीं जागा तो पाकिस्तान जैसा मुसलमान हमें हर गली में दिखेगा। भोगी कौन है? भोगी कौन है? ममता बनर्जी ने कहा ना। नहीं, अभी फिलहाल तो वही दिख रही हैं, दो पिता पुत्र के मौत, क्योंकि वो भगवान की प्रतिमा बनाया करते थे। एक व्यक्ति है जिसको मैंने ट्वीट भी किया, मैंने उससे फ़ोन पे बात भी की। उसकी आंखें इसलिए नोच ली गईं क्योंकि वो अपने गले में तुलसी माला पहना हुआ था और उस तुलसी माला में माँ काली के चित्र थे, इसलिए आंखें नोच के निकाल दी गई। पूरे आंख से खून गिर रहा है, मैंने लेकिन वो ट्वीट तो किया योगी को है। भोगी बता रहे हैं। अब खुद उन्होंने कितना भोग लिया है वो भी तो पहले वो बताएं। चलिए, आखिरी सवाल। गर्मी का महीना है, शरबत पी रहे हैं, रूह अफ़ज़ा आजकल? मैं रूह अफ़ज़ा कभी नहीं पीती हूँ एक्चुअली। वो रूह अफ़ज़ा नहीं है, वो रूह अफ़ज़ा है, हम्म। रूह को अफजल करने वाला। हम्म। तो मैं तो रूह अफ़ज़ा कभी नहीं पीती और मेरा कुल ख़ानदान कभी भी रूह अफ़ज़ा नहीं पिया है, काहे, क्यों नहीं पीते? क्योंकि उसमें प्रेजर्वेटिव बहुत ज़्यादा है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है और केमिकल रंग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। हम्म। अगर उसको लैब में भी डाला जाए तो जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही आएगा। और जो व्यक्ति भी अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहता है, जो भी अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देता है, वो ऐसी चीज़ों से परहेज रखता है। तो रामदेव बाबा ने सही कहा। नहीं, ये तो भाई बिल्कुल मैंने आपको फैक्ट बात बताई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, और हर एक सवाल का हमेशा की तरह बेबाकी से जवाब देने के लिए। बाकी आपके चाहने वाले कमेंट सेक्शन में आ ही जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में क्या कुछ कहेंगे वो आपको पता ही है। बाकी आपको प्यार करने वाले भी बहुत लोग हैं जी। जो कि नाज़िया इलाही खान को सुनते बहुत हैं और उनको बहुत ज़्यादा शेयर भी करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। तो ये थी हमारे साथ बोल्ड एंड ब्लंट नाज़िया इलाही खान, जिन्होंने मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।